हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी सभी के सामने एक नया चैप्टर लाई हूँ, कक्षा 6 का चैप्टर 7। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे आ गए हैं, अध्याय 7। तो इस चैप्टर का नाम है अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और इसमें बताया गया है कि एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध करना छोड़ दिया, मतलब कि युद्ध को त्याग दिया। तो आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन बिगनर्स नहीं पढ़े होंगे। तो मैं इसमें जैसे कि हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही जब हमने एनसीईआरटी स्टार्ट करी है, उसी समय से हम एक स्टोरी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक लड़की की जिसका नाम था रोशन। तो रोशन के जन्मदिन पर उसके दादा ने एक नोट दिए उसे। तो उसने सोचा कि उसने अपने हाथों में लिया और उसे सीडी खरीदना चाहती थी वो उस नोट से। लेकिन वो ये भी चाहती थी कि वो बिल्कुल कड़क नोट को अपने हाथों में लिए, छुए उससे और उसको महसूस करे। उसने तभी नोटों पर देखा कि नोटों के दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था, हर नोट के दाहिने तरफ। और छोटे छोटे चित्रित किए गए एक बाईं तरफ शेर था। तो इसने सोचा कि आखिर नोट पे शेर का चिन्ह क्यों बना हुआ है। तो चलिए इस शेर के चिन्ह को जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके बारे में पता लगाते हैं कि ये क्या है और किससे संबंधित है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, इसका नाम है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो यहाँ पे है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपये या पैसों में देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काट कर बनाया गया है और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसका एक लंबा इतिहास है और ये सारनाथ में स्थापित है, ये स्तंभ है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक था, जिसने कई स्तंभों को पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया। इसके पहले ही हम यह जानते हैं कि अभिलेखों में क्या लिखे होते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया। ये बोल रहा है कि इतिहास में एक सबसे महान शासक हुआ, उसका नाम था अशोक, और उसी ने ये स्तंभ उत्कीर्ण करवाए जो पत्थरों पे लिखे जाते थे। और इन स्तंभों में लिखे गए ये इन स्तंभों में क्या लिखते थे और इसकी क्या मान्यता थी, या फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक जिस साम्राज्य का शासन करता था, उसकी स्थापना उसके दादाजी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने 2300 साल पहले किया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र, जो कि उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र चाणक्य की, उसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स से नहीं, राजनीतिक से संबंधित है। तो इसमें उसके कई जो विचार हैं वो हमें मिलते हैं। तो इसमें वंश एक छोटा सा बॉक्स में दिया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में महत्वपूर्ण जो राजा हुए, उनकी जो संख्या थी वो 3 थी। पहला चंद्रगुप्त था, दूसरा उसका बेटा था और बिंदुसार, और तीसरा बिंदुसार का पुत्र था अशोक। आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते। तो ये बोल रहे हैं कि जो साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी और तक्षशिला थी। तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जो आने जाने वाला मार्ग है ना, उसी में पड़ता है। आगे है कि साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत समझ रहे हैं आप?
ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, पश्चिम, पूरब, और ये जो हो गया बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं मध्य भारत। तो मगध साम्राज्य बेसिकली यहाँ पे था, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बिहार में, यहाँ पे मगध साम्राज्य का विस्तार था। हालांकि इसका विस्तार आगे तक भी बढ़ता है। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि, देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें आगे। आगे कहा जा रहा है कि वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये विभिन्नता की बात की जा रही है कि साम्राज्य तो था लेकिन उसमें बहुत सारे लोग थे जिनका कार्य भी अलग था, जिनकी भाषाएं भी अलग थी, अलग 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 तरह के वो पोशाक भी पहनते थे। तो यहाँ पे एक दिया गया है, इसमें क्या है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम यहाँ पे जो लाल लाल, जैसे कि टोपरा, बहापुर जो दिल्ली में है, गुर्जर, कौशाम्बी, रूपनाथ इलाहाबाद, कलिंग जिस युद्ध के बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। तो ये सब जो आपको इलाके दिख रहे हैं ये सब अशोक के साम्राज्य में मिले हुए थे। आगे जो हमारा है उसको देखते हैं कि आगे हमारा एक नया जो टॉपिक है, राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे है। तो इसमें हम देखते हैं कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता है, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में राज्य संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ा संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा राज्य है ये छोटा होता है, और साम्राज्य की बात करें तो ये बड़ा होता है, और इसके चलाने के लिए हमें कर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सेना की भर्ती करें और सेना को भाई वेतन देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो फ्री में तो कार्य करेंगे नहीं हमारे लिए। तो यही इसमें बताया गया है। आगे हमारा जो नया टॉपिक है कि साम्राज्य का प्रशासन। अब हम ये मगध के साम्राज्य जिसमें मौर्य साम्राज्य की बात की जा रही है अभी, उसके प्रशासन की बात करेंगे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग के शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ कहाँ था सीधा नियंत्रण? पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में। आगे है कि इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। कह रहे हैं कि अलग हर राज्य में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो इसका मतलब था कि वहाँ से कर इकट्ठा करने के लिए भी अलग अलग जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती होगी, तभी तो कोई एक स्पेसिफिक गांव से भाई अलग अलग जो व्यक्ति है वो कर ला के देगा। आगे इसमें जो कहा जा रहा है कि अधिकारी उनको जो यहाँ पे कहाँ थे हम, हाँ, इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इससे कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के रूप में कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही नहीं है कि बस अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, उन पर नज़र रखने के लिए गुप्तचर विभाग भी होता था, जो राजा को जानकारी देता था कि भाई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, या फिर कौन सा अधिकारी आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या फिर ये जो आपका साम्राज्य है, जो प्रजा है आपके बारे में क्या सोचती है इसके बारे में, या फिर अगल बगल के जो राज्य हैं यहाँ पे आक्रमण करने की नीति तो नहीं बना रहे। इसके लिए एक खुफिया विभाग जिसको गुड पुरुष बोलते हैं, उनका भी जो हमारा अभी जो BI है उसी की बात की जा रही है। इसमें है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांत राजधानियों के राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो बात की जा रही है इस चैप्टर में, ये कह रहे हैं
कह रहे हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के भीतर जो कई छोटे छोटे प्रांत थे उन पे जो नियंत्रण रखा जाता था, वो तो कुछ शासक जो थे अगल बगल के राज्यों पर रख लेते थे, लेकिन जो दूर होता था, जो उनके नियंत्रण से बाहर होता था, वहाँ पे ये राजकुमारों को भेजते थे गवर्नर के रूप में, वहाँ पे वहाँ के शासन देखने के लिए, वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको संभालने के लिए। आगे जो है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजरों के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। इसमें बात की जा रही है कि इसमें कहा गया है कि उदाहरण के लिए कहा गया कि अर्थशास्त्र में लिखा गया, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। इन्होंने इस पुस्तक में लिखी है कि जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि ये है ना उत्तर दक्षिण, तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया है एक बॉक्स में लिखा गया है नजराना। नजराना का मतलब क्या होता है यहाँ देखते हैं। जहाँ पर नियमित ढंग से इकट्ठा किए गए जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विधि पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। जैसे कि नजराने की बात करें, जैसे अभी हम तोहफा देते हैं ना, अगर हम किसी से मिलने जाते हैं, फिर किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो उसको तोहफा देते हैं, तो उस वो आपकी इच्छा से हो गया। वो आपको इसके लिए बाध्य नहीं करते हैं कि भाई हमको आईफोन ही चाहिए, है ना। आपको अगर कोई नॉर्मल फ़ोन भी है तो वो भी आप उनको दे दे, है ना। तो इसको बोलते हैं कि स्वेच्छा से नजराना दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त बोले कि नहीं भाई मुझे आईफोन ही चाहिए, मैं ये फ़ोन नहीं लूँगी, तो जो ये हुआ ना वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, तो उसको नजराना नहीं बोलेंगे। वो आपकी जो दोस्त है ना आपके ऊपर शासन चला रही है कि भाई मुझे ये ही चाहिए, मैं नॉर्मल नहीं लूँगी, मुझे आईफोन ही चाहिए, है ना। तो इसको नजराना नहीं बोलेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई छोटा सा फ़ोन भी अगर कीपैड वाला भी देते हैं ना, तो उसको नजराना बोलेंगे, है कि नहीं। समझ में आया नजराना का मतलब। आगे देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या दिया गया है। राजधानी में सम्राट, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें, तो इसमें लिखा गया है कि मेघास्थनी जो था, मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पश्चिमी एशिया से यूनान का राजा जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था। मेघास्थनी ने जो विवरण दिया है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय पे उसके लिए जो उसका साम्राज्य था या जो उसका राज्य था उस समय उसका जो स्थिति थी उसकी वो क्या थी। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों को पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से यह जो सम्राट था वो घिरा रहता था। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर दे। उनके खाने से पहले उनके खाने को जो था वो लगातार चेक किया जाता था कि भाई ये खाना राजा को देने से पहले इस खाने को उसके जो बनाने वाला है या फिर जो भी वहाँ पे राजा के अलावा जो है उसको दिया जाता था कि इसमें कोई जहर वहर तो नहीं मिला रखा है। या फिर लगातार जो राजा था वो एक ही कमरे में 2 दिन तक नहीं सोता था। वो हमेशा उसका स्थान चेंज होता रहता था ताकि जो उसके दुश्मन है उसको ये ना पता चले कि राजा अभी किस कक्ष में विश्राम कर रहा है। तो ये सारी जो नीतियाँ थी वो राजा के रक्षा के लिए थी। आगे देखते हैं कि ये पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। जो 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ से बना, मतलब लकड़ी से, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों में घिरा था। ये जो पाटलिपुत्र में एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो लकड़ी का घर बनाया गया था उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें जो आप ऊपर पढ़ रहे थे उसी के बारे में है कि और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जा सकती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। आगे इसका टॉपिक है उसको देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में पढ़ना है।
अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध था शासक और शक्तिशाली भी था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता उन तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक से ज़्यादा अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है ना वो दो भाषाओं में, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। आगे नया टॉपिक है तो इसमें देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या लिखा गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें, जो अशोक द्वारा लड़ा गया था कलिंग युद्ध, उसके बारे में। अपने एक अभिलेख में अशोक की यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोग से भी ज़्यादा मारे गए। और मुझे मु इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्यों दुख हुआ भाई? जबकि किसी स्वतंत्र देश को जीतने के बाद जो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बना लिए जाते हैं, इनमें से ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने संगी संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को भी इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया हूँ कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो बेटे और उसके जो बेटे होंगे, जो पोते होंगे, वो युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम धर्म को कैसे अपनाएं। तो इन्होंने धर्म युद्ध को छोड़कर धर्म की जो राह अपनाने की जो शिक्षा दी है अशोक ने कलिंग विजय के बाद। उन्होंने देखा कि कलिंग जो युद्ध किया उन्होंने, उसमें बहुत ही रक्तपात हुआ और इससे अशोक का हृदय व्यथित हुआ कि भाई कितने के लोग, कितने कितने के पति, कितने के भाई, कितने के ये पिता बिछड़ गए हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ? आखिर हम उस राज्य को जीत कर भी हमें खुशी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये गलत है। और इन्होंने ये उपदेश दिया एक तरह से, मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई युद्ध नहीं करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश दिया कि युद्ध नहीं करना है। युद्ध करने से अच्छा है कि आप उनसे समझौता कर लें, और जो आप बलपूर्वक कराना चाहते हैं ना, वो धर्म के माध्यम से भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसका आगे टॉपिक जो है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध किया, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उसे वितृष्ण हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी वो हथियार नहीं उठाएंगे। जिसने ऊपर बात कर रहे थे हम, उन्होंने युद्ध की त्याग कर दी थी। अशोक का जो धर्म था वो क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हो। ये कहते हैं कि एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को ये शिक्षा दे कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छी शिक्षा दे। तो ये अपनी प्रजा को भी अपने पुत्र की तरह मानते थे, और ये भी कह रहे हैं कि मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा को ये बताऊं कि आपको कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना है, और युद्ध नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, और आपको बुद्ध के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इसमें आगे ये ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके प्रजा में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इन्होंने देखा कि भाई अब उनकी जो जनता थी उनमें बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग थे, तो अब आपस में टकराव होने लगा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। और कोई ये मानता था कि बलि देना भाई हमारा धर्म है, और कोई ये मानता था कि बलि देना पाप है। तो इन्हें लगा कि भाई ये जो टकराव है उसको हम ही को दूर करना होगा। तो उन्होंने एक पद, जो महामात्र है वो एक पद है, उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए एक महामात्र नामक पद की रचना की, जिस पे एक अधिकारी को बैठाया जाता था। वो अपने धर्म की जो है वो व्याख्या करता था और उसके बारे में लोगों को समझाता था और उसका प्रचार प्रसार करता था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों
पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया। अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद ना पढ़ सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी अपने दूतों को भेजे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो पढ़ सकते हैं वही पढ़े, जो नहीं पढ़ सकते हैं ना आप उनको पढ़ के सुनाइए कि भाई इसमें क्या लिखा गया है। अगर कोई धर्म जो इसमें जो शिलालेख में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ सकता है, आप उसको पढ़ के समझाइए कि इसमें क्या लिखा गया है। इसलिए इन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी। ये एक अब यहाँ पे उत्कृष्ट बैल का जो पिक है यहाँ पे दिया गया है, इसमें लिखा है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्त को देखे, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इस अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना, मतलब बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट नमूना है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। उन्होंने सड़कें बनवाई, किन्होंने? अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों के बीच चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इनके जो शिलालेख है ना, आप उसको पढ़ेंगे ना तो इनकी जो है विचार आपको स्पष्ट हो जाएंगे। इन्होंने मनुष्य की बस चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की, उन्होंने पशु की चिकित्सा की भी व्यवस्था की और सड़कें बनवाई, कुएँ बनवाया, विश्राम गृह बनवाया, है ना। आगे देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। इसमें है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। इसको देखते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिए थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं, जब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो ये जो कर्मकांड थे ना, इनके बारे में अशोक ने कहा कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा लाभदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को अपने धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हर किसी को एक दूसरे के धर्म पर विश्वास को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप शादी विवाह में या अपने बच्चे के जन्मदिन पर या आपके घर में कोई नया बच्चा आया है तो उसके जन्म पर जो आप ये अनुष्ठान करते हैं और जो कर्मकांड करते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने घर में जो आपके जो दास है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी भूखे को खाना खिला दे, है ना। ये किसी ऐसे व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको दान कर दे। तो ये जो कर्मकांडों की बात की, इन्होंने बिल्कुल मना किया कि ऐसे जो दिखावटी की चीज़ है ये नहीं करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए और सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसी धर्म का पालन करना ही, जो लोग मानते हैं उनका भी पालन करें और उनको भी समझे, तभी सभी धर्मों को समझे और एक सर्वभाव सम्मान से उनकी इज्जत करें, है ना। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। किसकी बात कर रही है? अशोक के जो धर्म देश हैं उनके। अशोक ने अपने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक थे। और इसमें एक क्वेश्चन के रूप में है, इसको आप घर पे हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया गया है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में दिखाया गया है। देखिए अ को देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं और आरंभिक ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखते थे, बंगाली में कैसे लिखते हैं और यहाँ पे जो है मलयालम में अ को कैसे लिखा जाता है या फिर तमिल में अ को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया अ को लिखने के विभिन्न विभिन्न प्रकार और विभिन्न विभिन्न भाषाएं। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें एक छोटा सा दिया गया है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन के दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण करना का कार्य कर रहे थे क्योंकि साम्राज्य
क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबा है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था। 1100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए हैं। पड़ोसी देशों की प्रगति, अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये क्वेश्चन है। और ये आपको चीन की दीवार बताई जा रही है, जो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही लाभदायक है इनके लिए। और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बोले या फिर हमारे भारत में जो इतने आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण, इसका कारण यही भी था कि जो भारत के राजा थे वो पहले सतर्क नहीं थे कि कोई बाहरी आक्रमण हो सकता है। इन्होंने चीन जैसा ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्होंने दीवार बनाया उसकी रक्षा के लिए, तो सतर्क नहीं थे। इसी वजह से हर राज्य उभरा सही, लेकिन विघटित भी बहुत जल्दी हो गया। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप घर पे करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक, कल के वीडियो में फिर अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। नमस्कार।